ठीक है, फोटो बढ़िया है। चासीन अतिथिगण और पांडाल में विराजमान सभी क्रांतिकारी साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो मैं आज एक दुनिया की महान शख्सियत भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही जिस तरीके से आज पूरे देश भर में हर ब्लॉक लेवल पे बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, तो जयंतियां महापुरुषों की मनाई जाती है और महापुरुष वो होते हैं जो कोई महान काम करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत सारे महान काम किए, उनमें सबसे बड़ा और सबसे महान कार्य भारत को उन्होंने जो संविधान दिया, और वो संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान इसलिए है कि बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान के माध्यम से भारत में रहने वाले प्रत्येक धर्म, प्रत्येक वर्ग और जाति व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जाति, यानी कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारतीय संविधान के माध्यम से अपने गले लगाया। थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन आज बहुत ही खुशी का आलम है। कैसे बने, आज मैं अपने स्पीच में ये बात आपको बताना चाहूंगा। उस समय की देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए देश के बारे में एक अच्छी सोच रखने वाले कुछ महापुरुषों ने ऐसा सोचा कि असमानतावादी व्यवस्था है, इसे बदल करके समानतावादी व्यवस्था कैसे बनाया जाए। भारत के अंदर ऊंच नीच के भेदभाव को, जातिवाद को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए हमारे कुछ महापुरुषों ने अपनी सोच के मुताबिक प्लान किया। बाबा साहेब अंबेडकर कैसे बने, इसके पीछे की ये कहानी है। बाबा साहब अंबेडकर फॉरेन एजुकेशन के लिए कैसे गए, वे कौन लोग थे जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को इस काबिल बनाया। तो मैं आप लोगों के सामने आज उन महापुरुषों के नाम रखना चाहता हूं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को इस काबिल बनाया कि आज पूरी दुनिया उनको सलाम कर रही है। और ये देश ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को अपना करके वहां पर अपनी समृद्धि स्थापित कर रहे हैं। ऐसे वो शख्स थे बड़ौदा महाराजा सयाजी गायकवाड़, और दूसरी शख्सियत थी कोल्हापुर रियासत के महाराजा राजऋषि साहू महाराज। साहू जी महाराज ने और सयाजी गायकवाड़ ने बाबा साहब अंबेडकर को फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजा। उस समय बाबा साहब अंबेडकर के साथ कुछ और भी लोग जो बड़ौदा रियासत की वजीफा यानी स्कॉलरशिप पर फॉरेन एजुकेशन के लिए गए थे, लेकिन बड़ौदा महाराजा सयाजी गायकवाड़ ने बाकी के किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं रखी, लेकिन भीमराव के बारे में कंडीशन रखी और उनको कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त के ऊपर ये वजीफा दे रहा हूं, ये छात्रवृत्ति दे रहा हूं कि तुम्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मेरे यहां आकर के नौकरी करनी हो। ये कंडीशन सिर्फ एक स्टूडेंट पे लगी और वो थे भीमराव। जब भीमराव अंबेडकर फॉरेन एजुकेशन के लिए गए तो उनके दिमाग में एक बात फिट थी
कि मुझे वापस आकर के बड़ौदा महाराज के यहां नौकरी करनी है। अब उद्देश्य क्या था, क्यों महाराजा सयाजी गायकवाड़ उनको वापस बुला करके अपने यहां नौकरी पर रखना चाहते थे? उनकी एजुकेशन पूरी हुई, बाबा साहब अंबेडकर अपने वादे के अनुसार वापस आए और बड़ौदा रियासत पहुंचे और महाराज से कहा कि मैं आ गया हूं, मुझे काम दिया जाए। बाबा साहब अंबेडकर को एक टेबल और एक कमरा दे दिया गया और एक विभाग दे दिया गया कि संभालो। लेकिन 11 ही दिन में बाबा साहब अंबेडकर को वो नौकरी या पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस प्रकार की असमानता की व्यवस्था उनको झेलनी पड़ी, उनका अपमान और तिरस्कार हुआ, उसके मुताबिक उन्होंने महाराजा सयाजी गायकवाड़ से कहा कि मैं अब ज्यादा समय तक यहां नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ यहां भेदभाव हो रहा है और आप यहां के महाराजा हैं, तो आप मेरी मदद करें। बाबा साहब अंबेडकर उस समय इतने मैच्योर नहीं थे, लेकिन महाराजा सयाजी गायकवाड़ मैच्योर थे और वो भी चाहते थे कि मैंने डॉक्टर अंबेडकर को इंडिया में वापस सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया है कि मैं किसी एक विभाग का विभागाध्यक्ष बना करके इसको नौकरी पर रखूं। उन्हें इस असमानतावादी व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर को खड़ा करना था। इसलिए उन्होंने कह दिया कि डॉक्टर अंबेडकर, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बाबा साहब अंबेडकर वहां से निकल जाते हैं और बड़ौदा की उस पावन भूमि पर संकल्प लेते हैं कि मैं इस असमानतावादी व्यवस्था को जड़ मूल से उखाड़ के फेंक दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। बाबा साहब अंबेडकर ने जब जाकर के वहां से नौकरी छोड़ करके काम शुरू किया, तो सयाजी महाराज ने उनके पीछे एक आदमी लगाया कि डॉक्टर अंबेडकर को जिस उद्देश्य के लिए फॉरेन से वापस लाया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये इधर उधर भटक जाए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मुझे मेरी एजुकेशन अभी और आगे है, वो पूरी करनी है और उसके लिए पैसे की जरूरत है। तो उनके साथी ने कहा कि आप महाराजा बड़ौदा से क्यों नहीं मांग लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं दोबारा उनसे नहीं मांग सकता, उन्होंने एक बार मेरी मदद कर ली। लेकिन सयाजी महाराज चाहते थे कि वो एजुकेशन पूरी करे और जिस काम के लिए उनको तैयार किया जा रहा है उसके लिए तैयार हो। आप लोगों को अचंभे वाली बात बताना चाह रहा हूं, इस बाबा साहब अंबेडकर भी उनसे मदद नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने घुमा फिरा करके कर्ज के रूप में उस समय उनको 5,000 रुपए दिए। 5,000 रुपए दिए और किसी दूसरे आदमी के माध्यम से दिए। जिस समय भारत के 1 रुपये के बदले में अमेरिका के $17 आते थे, उस समय 5,000 रुपए बाबा साहब अंबेडकर को उन्होंने एक लोन के रूप में, क्योंकि वो लेना नहीं चाहते थे, तो कर्ज के रूप में दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बाबा साहब अंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड हासिल किया और भारत के उन दबे कुचले लोगों के लिए उन्होंने 4 अधिकार प्राप्त किए, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर सयाजी महाराज मौजूद थे। और जब बाबा साहब अंबेडकर की विजय हुई, तो सयाजी महाराज ने तुरंत ही बाबा साहब अंबेडकर को कहा कि आप अन्य भारतीयों के साथ आज मेरे विशेष भोज पर आमंत्रित हैं। बाबा साहब अंबेडकर को विशेष भोज के ऊपर बड़ौदा हाउस लंदन के अंदर सयाजी महाराज ने आमंत्रित किया और सयाजी महाराज अपने हाउस गए और जहां की व्यवस्थाओं में लग गए। राजे रजवाड़े महाराजाओं के वहां तो भोज चलते ही रहते थे, लेकिन उस दिन महारानी ने देखा कि सयाजी महाराज खुद व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं कि एक हमला ठीक नहीं है, इसको उधर करो, ये पर्दा पुराना है बदलो, ये टेबल सही करो। तो महारानी उनसे पूछती है कि महाराज आपके यहाँ भोज तो हमेशा होते रहते हैं, आज ऐसा कौन सा वीआईपी आ रहा है जिसकी व्यवस्था में आप खुद पैरों पे खड़े हो। तो उन्होंने कहा हंसते हुए कि कोई वीआईपी नहीं आ रहा है, वीवीआईपी आ रहा है। तो महारानी ने उत्सुकता से पूछा कि उनका नाम बताया जाए। महाराज ने कहा कि ये सरप्राइज है, ये अभी नहीं बताऊंगा। शाम हो गई, बाबा साहब अंबेडकर अपने साथियों के साथ बड़ौदा हाउस पहुंचे। वहां जाने के बाद में
खबर हुई कि डॉक्टर अंबेडकर आ गए हैं, तो सयाजी महाराज पैदल ही उन्हें गेट तक लेने के लिए रवाना हुए। तो उनकी महारानी भी साथ में चल रही थी और बहुत ही उत्सुक थी कि कौन वीवीआईपी आ रहा है। गेट पे जाकर के उन्होंने देखा तो महारानी तो प्यार से जानती थी कि ये तो हमारा भीमराव है। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये तो हमारा भीमराव है। सयाजी महाराज ने कहा कि यही आज का वीवीआईपी है। बोला ऐसा क्या हुआ है ये भी बताया जाएगा। भोज पे गए, सभागार में बैठे थे। सयाजी महाराज ने उस सभा को संबोधित करते हुए कहा, बाबा साहब अंबेडकर के कंधे पे हाथ रखा और उन्होंने कहा कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न आज हमें मिल गया। क्या बात है। जय भीम, जय 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 भीम। जो इन्वेस्टमेंट हमने किया था उसका रिटर्न आज हमें मिल गया। उन्होंने महारानी से नजरें मिलाते हुए कहा कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो काम कर दिखाया है जो भारत देश के 33 करोड़ देवी देवता नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि हजारों साल की सड़ी गली व्यवस्था को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पलट करके रख दिया है और इसे समानतावादी व्यवस्था बना दिया है। ये सुनकर के महारानी की आंखों में पानी आ जाता है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर को इस देश के अंदर एक वर्ग विशेष या एक जाति विशेष तक सीमित कर दिया है, उस खांचे में ढाल दिया जिसकी अभी बात चल रही थी। बाबा साहब अंबेडकर ने किसी वर्ग विशेष के लिए काम नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए काम किया। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जानते थे कि मेरे निर्माताओं ने मेरा निर्माण किया और मुझे इस काबिल बनाया, ये उद्देश्य क्या है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जब दबे कुचले वर्ग को बराबरी में लाने का काम कर रहे थे, उस समय जब संविधान के अंदर आर्टिकल 340, आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 लिखा जा रहा था, उस समय बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, अनुसूचित बन चुके थे, उनके अलावा कोई वर्ग विशेष नहीं था, कोई वर्ण नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि इस एससी और एसटी का जो शेड्यूल बना हुआ है, इस शेड्यूल के अलावा इस देश के अंदर अन्य तमाम वर्गों के अंदर भी जो लोग शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से